एक कमरे में अमीर और गरीब बहू ने की दावत। अरे भैया, डिलीवरी कब तक आ जाएगी मुझे बता दो। वो क्या है ना, दावत शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। अच्छा, ओके भैया, जल्दी करना। ओके। हो जिठानी जी, आप इतना बनाने का कष्ट क्यों कर रही हैं? जिसे आप ये दावत खिलाने वाली है ना, वो लोग आपकी दावत खाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे बेहतरीन दावत का इंतजाम तो मैंने किया है। मेरे एक्सपेंसिव खाने के आगे आपका ये गरीब वाला खाना किसी भी काम का नहीं है। अनुष्का, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम तैयारी कर रही हो तो मुझे अपनी तैयारी करने दो। मुझे भी अपनी तरफ से उन्हें दावत देनी है। एक ही घर में रहकर दो जगह दावत देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मार लीजिए आप अपने हाथ पैर, खाना तो वो मेरी दावत का ही चखेंगे। अच्छा है, मैंने ऑर्डर कर लिया। कौन पागलों की तरह खाना बनाने में टाइम वेस्ट करे। अनुष्का, मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराती। अगर तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ तो ठीक है। आखिर एक ही घर में रहकर दोनों बहुएं अलग अलग दावत की तैयारी क्यों कर रही थी और किसके लिए, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां बड़ी बहू सुमन संजीव से शादी कर कुछ साल पहले आई थी और अब 1 महीने पहले अमीर देवरानी अनुष्का राजेश से शादी कर रही होती है, लेकिन दोनों को एक ही कमरे में रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दरअसल उनका ससुराल ही एक कमरे का था, जिसमें पहले से ही सास ससुर भी रहते थे और दोनों बहू एक दिन खाना बना रही होती है तो अमीर देवरानी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अरे जिठानी जी, मारना चाहती हो क्या? ये क्या झोंक रही हो? पूरे कमरे में धुआं धुआं कर दिया। अरे दाल में तड़का लगा रही हूँ, धुआं तो होगा ही, कमरा भी इतना छोटा है ना। तुम खिड़की खोल दो ना अपनी तरफ की। मैं क्यों खोल दूं, ताकि मिट्टी और चिड़िया कबूतर यहाँ पर आकर मेरा बिस्तर खराब कर दें। एक तो इस छोटे कमरे से बहुत दुखी हूँ, उसी में मम्मी जी, पापा जी और आप जेठ जी रहते हैं। ये नहीं कि घर को बनवा लें। बनाना होता तो कब का बन जाता, लेकिन हमें इसी एक ही कमरे में रहकर एडजस्ट करना होगा। खांसते खांसते अनुष्का कमरे से बाहर चली जाती है। जब कमरे से धुआं निकल जाता है तो वो अंदर आ जाती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? पापा जी, मैंने दाल चावल बनाए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा बिस्तर कहाँ गया? मुझे लेटना है कुछ देर। वो पापा जी, खाना बनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, सब्जी भी काट रही थी, फिर तेल की छींटे लग जाती, इसलिए मैंने बिस्तर उठा दिया था। अरे बहू, अब खाना बन गया होगा ना, खाना खा लेते हैं, फिर आराम से लेट जाएंगे। मैं बिस्तर लगा देती हूँ तो खाना ले आ। छोटी बहू, तू खाना खाएगी या नहीं? नहीं माँ जी, आपको पता है ना, मैं रोज ऑर्डर करके ही खाना खाती हूँ। बहू, मैं जानती हूँ तू एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन बाहर का रोज रोज खाना ठीक नहीं है। माँ जी, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बाहर से ऑर्डर करके ही खाऊंगी, लेकिन जेठानी जी के हाथ का तेल वाला और देसी खाना तो खाने से रही। इतना कहकर अनुष्का अपने बेड पर बैठ जाती है। शादी के बाद उसने अपनी तरफ की दीवार पर प्लास्टिक पेंट करवाया था और वो जमीन पर न सोकर बेड पर सोया करती थी। बाकी के दोनों सास ससुर और जेठ जेठानी जमीन पर सोया करते थे, इसलिए वो अपने बिस्तर हटा दिया करते थे। कुछ देर बाद खाना खाकर बहू सास ससुर का बिस्तर लगा देती है, जहां वो आराम करते हैं। रात को दोनों के पति भी आ जाते हैं और खाना खाकर वो भी सो जाते हैं। रात को पूरे परिवार को एक कमरे में सोने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अरे बहू, मेरा तू अपना पलंग थोड़ा खिसका ले। हाँ अनुष्का बहू, क्योंकि दूसरी तरफ बड़ी बहू और संजीव भी सो रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है। देख रहे हो राजीव, हम जमीन पर ना सोए, इन लोगों को जगह मिल जाए, इसलिए हमने बेड लगाया था, लेकिन अब भी हमें ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। अरे पापा, यहाँ पर सच में जगह नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? मैं बोल रहा हूँ आप कमरा बनवा लो। तेरे पापा पर तो पैसे नहीं है, तू ही बेटा इस घर को बनवा दे। 1 मिनट माँ जी, ये क्यों पैसे खर्च करेंगे? जेठ जी भी तो पैसे लगाएंगे इस घर में, पर वो तो कमाते ही नहीं है। तभी माता पिता का मुंह बंद हो जाता है और वो सब लोग चुपचाप सो जाते हैं। ऐसे ही एक एक रात उनको एडजस्ट करके सोना पड़ता था। अगर खाना बनाते वक्त तेल की छींट छोटी बहू की दीवार पर आ जाती थी तब भी वो लड़ लिया करती थी और हमेशा अपने अमीर मायके की धौंस जमाती थी। गरीबी की वजह से सुमन अक्सर खराब जड़ वाली चीजों को मिट्टी में दबा देती थी, जिससे पालक, आलू, प्याज, धनिया उग जाया करता था। उर्मिला, तुम्हें पता है हमने आखिरी अपनी शादी की सालगिरह कब मनाई थी और हमें कितने साल हो गए? मुझे तो याद नहीं है। अरे आपको याद हो ना हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। आज से 20 दिन बाद हमारी 50वीं सालगिरह है। पता है सब लोग 50वीं सालगिरह कितने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो पैसे ही नहीं है, रहने की जगह नहीं हो रही तो दावत कहाँ से होगी। ये बात दोनों भाई खिड़की से सुन लेते हैं। देख रहे हो भैया, हमारे मम्मी पापा 50वीं सालगिरह पर दावत करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें।
इसलिए मैं सोच रहा हूं उनके लिए एक बढ़िया सी दावत रखूं और सरप्राइज दूं। सिर्फ तू क्यों, मैं भी दावत करूंगा। लेकिन भैया आपके पास पैसे ही नहीं है। मैं जब तक पैसे इकट्ठे कर लूंगा, बस हमें उनकी 50वीं सालगिरह अच्छी बनाने की तैयारी करनी है। फिर दोनों के पति अपनी अपनी पत्नी को 50वीं सालगिरह की दावत की तैयारी के बारे में बोल देते हैं। तो अगले दिन दोनों आपस में कहती हैं, वैसे दीदी, मैंने सुना है आप 50वीं सालगिरह पर माँ जी पापा जी के लिए दावत कर रही हो, लेकिन आप पर पैसे तो है नहीं, गरीब जो हो। लेकिन मैं तो बहुत अच्छी दावत करूंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं दावत की तैयारी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई जुगाड़ ही क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन मैं करूंगी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले एक पड़ोसन मुझे अपनी एक्स्ट्रा मुर्गी दे रही थी। वो उसके अंडे देने से बहुत परेशान थी। शायद अब यही मेरे काम आएगा। अनुष्का सुमन की बात सुन बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगती है और बाहर से ऑर्डर करके जिठानी को चढ़ाकर नूडल्स खाती है। वहीं सुमन पड़ोसन सुधा से मुर्गी ले आती है। तब उसकी नजर अपनी उगाई हुई सब्जियों पर पड़ती है। अरे मैं तो इन्हें भूल ही गई थी कि मैंने ये सब्जी भी उगाई है। मम्मी जी पापा जी की सालगिरह तक ये और अच्छे से उठ जाएंगी, तो इसी से आलू मटर की सब्जी, आलू प्याज पकौड़े, पालक पनीर बना दूंगी। बाकी मुर्गी के अंडे से अंडा करी और मुर्गी से चिकन भी बना दूंगी। चलो, मेरी दावत की तैयारी हो गई, बस मुझे कुछ दिनों तक बहुत मेहनत करनी है। वहीं सुमन मुर्गी को एक पिंजरे में रखती है। सुबह उठने पर देखती है कि मुर्गी 4-5 अंडे दे देती है। कुछ को बेच देती है, जिन्हें बेचने पर वो उन पैसों से तेल मसाले वगैरह ले आती है और पति भी कुछ कुछ पैसों को जोड़ने लगता है। तभी सास कहती है, बहू तो अचानक से मुर्गी क्यों ले आई और उसे बेचने लग गई? क्या करेगी इतने पैसों का? माँ जी, वो सुधा है ना, वो परेशान हो गई थी तो मैं ले आई। अब अंडे बेचकर घर के तेल मसाले तो ले ही आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। एक तरफ अमीर बहू अपने पैसों के घमंड में रहती है और रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है। वहीं बड़ी बहू चूल्हे पर बनाकर घर के सभी लोगों को खाना देती है। साथ ही मुर्गी पालन करती रहती है और अंडों को दुकान पर बेचकर एक दिन के 100 रुपए निकाल लेती है। और सास ससुर की 50वीं सालगिरह आती है। दोनों बहू बेटे सुबह सुबह सास ससुर को बहाने से मंदिर भेज देते हैं, जहां सास ससुर परेशान होते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें सालगिरह पर विश नहीं किया। पर वहीं चारों उन्हें रात की दावत की सरप्राइज देने के लिए तैयारी करते हैं। गरीब बहू घर सजा देती है, अमीर बहू कमरे को 50वीं सालगिरह के बलून लगाकर सजा देती है और गरीब बहू खाना बनाना शुरू करती है और शाम तक कुछ खाना तैयार कर लेती है। वहीं अमीर बहू भी डिलीवरी बॉय से बात कर जानबूझकर सुमन को कहती है, दीदी, आपका ये सब बनाने का कोई फायदा नहीं है। मम्मी जी पापा जी मेरी दावत से खुश होंगे। मैंने बहुत अच्छा खाना ऑर्डर किया है। चिकन लेटर, चाइनीज लेटर, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, ये सब मंगाए हैं। बस कुछ ही देर में आता ही होगा। कोई बात नहीं, तुमने अपनी दावत की तैयारी कर ली और मैं भी कर रही हूँ। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी सास ससुर घर के अंदर आते हैं तो चारों बहू बेटे उन्हें एक साथ हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, 50वीं शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, 50वीं शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो तुम बच्चों को याद था, और जब से हमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं है और ये तोहफा दिया। हाँ मम्मी जी पापा जी, और आपके लिए दावत भी तैयार की है। मैंने ये सब बनाया है। वाह बहू, इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। रुकिए मम्मी जी पापा जी, मैंने भी आपकी दावत की तैयारी की है और बाहर से खाना ऑर्डर होकर आता ही होगा। मैं एक बार चेक करती हूँ। हेलो डिलीवरी भैया, आप कहाँ रह गए? आपने बोला था आधे घंटे में डिलीवरी कर देंगे। मैम, भारी बारिश के कारण मैं आपकी लोकेशन पर 2 घंटे बाद ही पहुंच पाऊंगा। अभी मेरा कोई चांस नहीं है। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो कर दीजिए। व्हाट? पागल हो क्या? 2 घंटे तक कोई कैसे रुक सकता है? यहाँ पर दावत होनी थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। बहू तू परेशान मत हो, शायद तुझे पता नहीं है बाहर बारिश हो रही है। हम तो पन्नी ओढ़ कर आए हैं। अनुष्का बहू, तेरा खाना न जाने कब तक आएगा। हमने वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। तुमने बाहर भेज दिया था तो बड़ी बहू ने दावत का जो खाना बनाया है वही सब मिलकर खा लेते हैं। हाँ अनुष्का, आज तो घर में खाना खा लो। ठीक है, शायद मेरी किस्मत में आज आपको अपनी तरफ से दावत देना लिखा ही नहीं था। अच्छी बात है जिठानी जी, आपने ये सारा पहले से ही तैयार कर रखा था। कोई बात नहीं। इस तरह सभी गरीब बहू के हाथ का बनाया हुआ जुगाड़ू दावत खाना खाते हैं और सब मिलकर सास ससुर की 50वीं सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। कुछ गरीब लोग ठंड में घर के बाहर फटे पुराने कपड़ों में नीचे जमीन पर बैठकर ठंड से कांपते हुए खाना खा रहे हैं
और कुछ अमीर लोग जिन्होंने सूट बूट पहना है वो बैंक्वेट के अंदर टेबल कुर्सी पर आराम से बैठकर खा रहे हैं और कुछ वेटर उन्हें खाना परोस रहे हैं। इतना जलील होकर ठंड में खाने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही सूखी रोटी खाते। दावत के नाम पर सिर्फ यहाँ पर हम गरीबों के साथ भेदभाव किया जाता है और हमारी गरीबी का मजाक बनाया जाता है। आखिर गरीबों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जहां एक तरफ गरीब ठंड में बाहर जमीन पर खाना खा रहे हैं तो वहीं शान से अमीर हीटर के साथ अंदर। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। गोलू, आज मेरा जन्मदिन है, तो रात को पार्टी में जरूर आना। रिंकू की बात सुनकर गोलू बहुत खुश होता है और घर में आकर अपनी माँ से कहता है, माँ बहुत ठंड हो रही है, तुमने मेरे लिए नया स्वेटर ले आओ ना। मुझे रात में पार्टी में जाना है, आज रिंकू का जन्मदिन है और उसके घर में एक छोटी सी पार्टी है, उसने मुझे भी बुलाया है। बेटा तुम्हारे कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, कहीं से फटे भी नहीं है और मैंने इसे कल ही साफ किया था। पर ये तो पुराने हैं, दादी माँ से बोलो ना कि मुझे नए कपड़े दिलाती। बेटा तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसमें मेरा गोलू राजकुमार लग रहा है। सच में माँ, गोलू आज कितना सुंदर लग रहा है। इन कपड़ों में मेरे गोलू को नजर न लगे। घर वालों की बात सुनकर गोलू नए कपड़े की जिद छोड़ देता है और शाम को पार्टी में जाता है। रिंकू केक काटता है और जब केक बांटने की बारी आती है तो रिंकू की माँ अमीर बच्चों को अलग से महंगा केक और केक के साथ नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए पैटीज, समोसे आदि देती है। पर वहीं गोलू को न्यूज़पेपर पर केक का छोटा सा टुकड़ा दे देती है। चलो बेटा, तुम्हारे लिए इतना ही है। और रिंकू, क्या जरूरत थी अपने इस गरीब दोस्त को बुलाने की? देखो कितने सारे गरीब बच्चे यहाँ हैं, मैं कहाँ से इतना केक लेकर आऊं? पर माँ, गोलू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो इसे केक दे दिया, वरना देखो कितने गरीब बच्चे बाहर खड़े हैं जिनको केक भी नहीं मिला। इसीलिए कहती हूँ गरीब से दोस्ती खत्म करो और अमीरों से दोस्ती शुरू करो। रिंकू की माँ की बात सुनकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ा सा केक लेकर उदास घर आता है। अपने गोलू के चेहरे की उदासी देखकर पूरा परिवार भी उदास हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विवेक जी आ गई। आपको पता है, आज दीदी शादी का कार्ड देने आई थी। अंजलि की शादी है अगले महीने। वो तो ठीक है दिया, पर क्या हमारा शादी में जाना जरूरी है? भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नेहा, क्योंकि अब दीदी और जीजाजी की हालत हमसे अच्छी हो गई है और जब से उनके पास 4 पैसे आए हैं वो हमसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते हैं। पर बेटा, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी। पापा, हम अगले महीने फिर से दावत खाने जाएंगे। इस बार तो हमें दावत में बहुत अच्छा खाना मिलेगा। हाँ बेटा, रिश्तेदार की दावत है, अच्छा खाना तो मिलेगा ही। पर माँ, दिया परसों मेरे मालिक का भी जन्मदिन है, तो उस दिन मैं घर नहीं आ पाऊंगा। बेटा, परसों तेरे मालिक का जन्मदिन है और तू खाली हाथ जाएगा? मालिक कितने अच्छे हैं, वो हमेशा मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं। बहू, मैं तो कहती हूँ तुम मालिक के लिए सूजी का हलवा बना देना, वैसे भी उन्हें तेरे हाथों का हलवा बहुत पसंद है। विवेक जहाँ काम करता था वो मालिक काफी अच्छे थे, इसीलिए दिया बहुत ही प्यार से अपने पति के मालिक के लिए हलवा बनाती है, जिसे लेकर विवेक अपने मालिक के पास जाता है और हलवा खाते हुए विवेक का मालिक उससे कहता है, वाह, मजा आ गया हलवा खाकर। विवेक, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। तू जब 14 साल का था तब से मेरे पास काम कर रहा है और मैंने अपने बच्चे की तरह तेरी परवरिश करी है। पर तू इतना खुददार है कि मेरी मदद भी नहीं लेता। पर कम से कम आज मेरे जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार को तो यहाँ ले आता। मालिक, मेरा घर बहुत दूर है और आप तो मेरी हालत जानते हैं, और इतनी ठंड में परिवार के साथ यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। अरे बेटा, जानता हूँ, तभी तो कहता हूँ अपने परिवार के साथ इस घर में आ जा। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मरने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका 50% तुझे और 50% अनाथ गरीब बच्चों और वृद्धाश्रम में दान कर दूं। और ये हलवा मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार है।
अपने मालिक की बातें सुनकर विवेक को बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे मालिक होने के बाद भी विवेक ने कभी भी अपने मालिक की अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाया था। समय यूं ही गुजरता है और 1 महीने बाद विवेक अपने पूरे परिवार के साथ दिया की बहन के घर जाता है, जहां दिया के गरीब परिवार को देख दिया के जीजा सूरज अपनी बीवी से कहता है, सीता, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना अपनी बहन को बुलाने से। देखो कैसे गरीब फटे पुराने कपड़े पहन कर आ गए। अब आ गई हैं तो आ गई, पर ध्यान रखना ये मेरे मेहमानों से न मिले, वरना इसकी वजह से मेरी इंसल्ट हो जाएगी। रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ मेरी बहन ही तो आई है, कैसे न बुलाती अपनी बहन को। अच्छा ठीक है, अब बुला लिया है तो इन्हें गरीबों के साथ बिठाना। अपने पति के कहने पर सीता बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जहां शादी में अमीर लोग बैंक्वेट के अंदर कुर्सी टेबल पर खाना खा रहे थे, तो वहीं गरीब परिवार बाहर ठंड में जमीन पर खाना खा रहे होते हैं। ये देख उन्हें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए पूरा परिवार बिना खाना खाए अपने घर आ जाता है। माँ, मौसी कितनी बदल गई हैं। उन्होंने हमें अलग से गरीबों के साथ बिठाकर खाना खिलाया। बेटा, गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता और सारी गलती मेरी है, जो हम बार बार अमीरों की दावत में चले जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाने। सही कहा तूने बेटा, अब मैं किसी भी अमीर की दावत में नहीं जाने वाली। अपने साथ बार बार अमीरों की दावत में होता भेदभाव देखकर पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में एक अमीर परिवार अपने घर में रहने आता है, जो गृह प्रवेश की पार्टी रखता है और सभी गांव वालों को बुलाता है। और जब इस बार गोलू को दावत का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। कितनी ठंड हो रही है, माँ दावत शुरू हो गई है, चलो ना दावत खाने चलते हैं, पूरे गांव को बुलाया है। गोलू, जिद नहीं करते, हम अमीरों की किसी भी दावत में नहीं जाएंगे। पर मुझे जाना है, आप तो कभी कुछ अच्छा बना के नहीं देते, दावत में ही तो अच्छा खाने को मिलता है। बहुत जिद्दी और बदमाश हो गए हो तुम। इस समय तुम बाहर खाना खाओगे जमीन पर बैठकर? भूल गए पिछली बार कैसे हमारी बेइज्जती हुई थी? कोई जरूरत नहीं है दावत में जाने की। अगर तुम उस दावत में गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दिया गोलू को डांटने के साथ साथ मारती भी है और उसे दावत में नहीं जाने देती। कुछ देर बाद ठंड में कांपते हुए विवेक घर आ रहा होता है, जो देखता है कि गरीब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें बाहर जमीन पर बैठकर पत्ते पर खाना खिलाया जा रहा है, तो वही अमीरों को 56 भोग दिया जा रहा है, जिसे देख विवेक घर आता है और अपने परिवार से कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने गोलू को उस दावत में नहीं जाने दिया और ना ही हम सब गए, वरना आज फिर हमें अपनी गरीबी की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती और हमारे साथ वही भेदभाव होता जो आज तक होते आ रहा है। वो तो है भैया। वैसे भैया, आपके मालिक की अब तबीयत कैसी है? आप बता रहे थे ना कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सच में मालिक की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और ऐसे हालात में मैं उन्हें छोड़कर आ गया। मुझे तो उनकी फिक्र सता रही है। अरे बेटा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं मैं तो कहती हूँ तुम वहीं रहो। अपने परिवार वालों के बोलने पर अगले दिन विवेक अपने मालिक के पास जाता है और कुछ दिनों तक उन्हीं के साथ रहता है। पर विवेक के मालिक की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मौत और जिंदगी की लड़ाई को ज्यादा देर लड़ नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। पर उनकी मौत के बाद उनके वकील विवेक के पास आता है और उनकी वसीयत के बारे में उसे बताता है। विवेक, तुम्हारे मालिक ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हें है और 50% गरीब अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम में दान दिया है। इसलिए आज से इस घर के मालिक तुम हो। अब तुम्हें ही अपने मालिक का अंतिम संस्कार और श्राद्ध करना होगा। उनकी 13वीं करनी होगी और उनके घर की देखभाल भी। वकील की बात सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर जाकर सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिसके बाद पूरा परिवार विवेक के साथ मालिक के घर जाते हैं और 13 दिन पूरे होने पर विवेक गांव आकर अपने मालिक की आत्मा की शांति के लिए उनकी 13वीं करता है और पूरे गांव वालों को दावत देता है। वो एक बड़ा हॉल बुक करता है, पर जहां अमीर लोग अंदर जाकर हीटर की गर्माहट में टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, वहीं कुछ गरीब लोग हॉल के बाहर ही थोड़ी गंदी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख विवेक सभी गरीब लोगों को अंदर लेकर जाता है और कहता है, भाइयों, आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे मालिक की वजह से है। मैं रातों रात अपने मालिक की वजह से अमीर हो पाया हूँ और आज मैं उन्हीं की 13वीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी भी गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी गरीब रह चुका हूँ। इसलिए आज सभी अमीर गरीब एक जैसा खाना खाएंगे, वो भी एक साथ।
आप सब भी टेबल कुर्सियों पर बैठिए। इस तरह से विवेक और उसका परिवार गरीब और अमीर को एक साथ बैठाकर दावत खिलाते हैं और सबसे ढेर सारी दुआएं लेकर गरीब अमीर के बीच की दीवार को तोड़ते हैं।